नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। एक तरफ आजादी के नारे और दूसरी तरफ देशद्रोह का सवाल, और इन दोनों के बीच खड़े होकर आइए दस्तक दी जाए। The Law Ministry and the Home Ministry, after proper consultation, whatever they feel appropriate, they will bring a bill. कौन डिफाइन करता है लीगल रेस्ट्रिक्शन? मंत्री करेंगे, आरएसएस प्रचारक करेंगे। लीगल रेस्ट्रिक्शन डिफाइन करता है हमारा संविधान। नेशनलिज्म इज अ गुड वर्ड। ये तो केवल इस देश में है कि राष्ट्रवाद बुरा शब्द है। ये विवाद खड़ा करने की ये प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय हेडक्वार्टर पर आरएसएस वालों ने 54 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। वो आज राष्ट्रता की परिभाषा देश। इतना मुश्किल सवाल भी नहीं। आजादी और देशद्रोह के बीच खड़े होकर दस्तक देते हुए लिख दिया जाए कि बीच का कोई रास्ता नहीं होता। यकीनन बीच का कोई रास्ता नहीं होता। शुरुआत आज इसी से करते हैं और जरा स्थितियों को समझने की आज कोशिश करते हैं कि आजादी के नारों के बीच जिक्र देशद्रोह का क्यों, और देशद्रोह से जिक्र होते होते अब उसे कानूनी तौर पर समझने परखने की जरूरत क्यों। आजादी और देशद्रोह, लेकिन आजाद होने के बाद किससे देशद्रोह? यह सवाल उठेगा जरूर, क्योंकि जो छात्र सड़क पर आजादी के नारे लगा रहे हैं वो देश से नहीं, करप्ट सिस्टम और करप्ट राजनीतिक व्यवस्था से आजादी चाहते हैं। और जो आजादी के शब्द में देशद्रोह की महक देख रहे हैं वो सरकार के खिलाफ आजादी के नारे को बगावती तेवर मान रहे हैं। तो क्या वाकई देश में देशद्रोह को नए तरीके से परिभाषित करने की जरूरत आन पड़ी है? क्योंकि सच तो यही है कि सेडिशन लॉ यानी देशद्रोह कानून एक उपनिवेशीय कानून है जो ब्रितानी राज ने बनाया था, लेकिन भारतीय संविधान में उसे अपना लिया गया। और भारतीय कानून संहिता के अनुच्छेद 124A में देशद्रोह की परिभाषा दी गई है, जिसमें लिखा गया है अगर कोई भी व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता है या बोलता है या फिर ऐसी सामग्री का समर्थन भी करता है तो उसे आजीवन कारावास या 3 बरस की सजा हो सकती है। तो जब तक दुनिया में ब्रिटेन ने राज किया, देशद्रोह कानून को अपने संविधान से जोड़े रखा, लेकिन कभी किसी ब्रिटिश नागरिक को ब्रिटेन ने देशद्रोही नहीं करार दिया। और 2010 में ब्रिटेन ने साफ किया कि देशद्रोह कानून सिर्फ गैर ब्रिटिश नागरिकों के लिए है, और अमेरिका में भी देशद्रोह कानून गैर अमेरिकी नागरिकों पर ही लगाया जाता है। लेकिन आजादी के बाद भी भारतीय संविधान में देशद्रोह कानून को जगह मिली, और अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ देशद्रोह कानून लगाया जा सकता है। ये भारत में कोई सवाल नहीं, बल्कि सवाल तो ये है, क्या कश्मीर की आजादी के नारों को देशद्रोह माना जाए? क्या बस्तर की आजादी के नारों को देशद्रोह माना जाए? क्योंकि देशद्रोह कानून तो सिर्फ इतना ही कहता है, सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखना बोलना देशद्रोह है। तो देशद्रोह की जो व्याख्या अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाते हुए की, क्या वही परिभाषा आजादी के बाद लोकतंत्र तले चुनी हुई सरकार भी परिभाषित कर सकती है? क्योंकि इस दायरे में तो तमाम राजनीतिक दलों के सरकार विरोधी स्वर आ सकते हैं। लेखक, कभी पत्रकारों का लेखन भी आ सकता है, और कभी कभी जो PIL सरकार के खिलाफ होती है उसे भी देशद्रोही करार दिया जा सकता है। यानी संविधान ही एक तरफ आम नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी देता है और दूसरी तरफ सरकार विरोध को विद्रोह या कहें राजद्रोह करार देती है। तो फिर नया सवाल यह भी, क्या संविधान की शपथ लेने के बाद कोई मंत्री इस तरह के वक्तव्य दे सकता है? और कोई बच्चे, कॉलेज के बच्चे हैं, इन लोगों को इतना शायद ज्ञान नहीं होगा कि ये जो वामपंथी वाले हैं ये वही लोग हैं जो 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, तो वे चीन के साथ दे रहे थे। और आज एक शहीद की बेटी पाकिस्तान को बेल आउट करना चाहती है। तो मंत्री कानून बनाता है, कानून का पालन सिस्टम से करवाता है, लेकिन जब मंत्री ही नेता की तरफ वक्तव्य देने लगे तो मान लीजिए देशद्रोह कानून को परखा जाना जरूरी है। क्योंकि याद कीजिए, अंग्रेजों ने भी देशद्रोह कानून का इस्तेमाल
और किसी के खिलाफ नहीं, महात्मा गांधी के खिलाफ ही किया था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद देशद्रोह को लेकर कोई परिभाषा नहीं दी। पिछले बरस ही सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल पहुंची थी कॉमन कॉज के जरिए, जो एक संस्था है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था उसे हम बताएं उससे पहले जरा समझने की कोशिश कीजिए। देशद्रोह, महात्मा गांधी, मौजूदा वक्त के छात्र और सियासत क्या कहते हैं। लेकिन फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड ने आंदोलन को हिंसक बना दिया, तो महात्मा गांधी ने न सिर्फ असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, बल्कि चोरी चौरा कांड की भी जिम्मेदारी लेते हुए तो क्या मौजूदा वक्त में आजादी के नारे तले राजद्रोह का सवाल उठाया जा सकता है? या फिर जिस लड़की ने बरस भर पहले प्लेकार्ड के जरिए अपने शहीद पिता के साए में युद्ध का मूक विरोध किया, युद्ध के इस मूक विरोध के तरीके को बरस भर बाद किसी दूसरी घटना से जोड़कर क्या देशद्रोह की व्याख्या तले गुलमेहर को भी लाया जा सकता है? या जेएनयू की दीवारों पर लगे इन पोस्टरों को देखकर कहा जा सकता है ये देशद्रोही छात्रों का अड्डा है? यानी एक तरफ सरकार ही देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी का तमगा जेएनयू को दे देती है, और दूसरी तरफ दुनिया भर के आजाद ख्याल के साथ जुड़ने पर देशद्रोह की मुनादी भी होती है। तो बिहार के एक गरीब परिवार से निकलकर जेएनयू में आजादी के नारे लगाता कन्हैया कुमार और उस आवाज के आसरे मौजूदा वक्त में खामोश राजनीति या मूक दर्शक बने लेखक, पत्रकार, कवि, समाजसेवी या संभ्रांत नागरिकों में जागते विरोध के स्वर, इसका मतलब है क्या? तो क्या मौजूदा वक्त में सड़क से उठते सवाल ही परेशानी का सबब है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस अंदाज में सत्ता से ही जनता के सवाल ये कहकर उठाए कि उनसे पहले की तमाम राजनीतिक सत्ता ने देश को ही लूटा है। 70 साल तक जिन्होंने लूटा है वो लूट मुझे निकालनी है और वो मैं निकाल के रहूंगा। और ये आवाज लुटियंस की दिल्ली तक के लिए इतनी अलग कि झटके में देश में राजनीतिक शून्यता आ गई। या कहें प्रधानमंत्री मोदी के समानांतर कोई नेता खड़ा मौजूदा वक्त में तो दिखता नहीं। तो ऐसे में 3 सवाल हैं। पहला, छात्र संघर्ष विपक्ष की राजनीति को सहला रही है। छात्र संघर्ष से सड़क की राजनीति संसद की बहस पर भारी पड़ रही है। छात्र संघर्ष कहीं राजनीतिक विकल्प की शक्ल ना ले ले, इससे घबराहट भी है। और क्या आजादी और देशद्रोह की बहस पहली बार देश की संसदीय राजनीति को ही आईना दिखाने को तैयार है? या फिर चुनावी राजनीति ने हर पॉलिटिकल पार्टी को सियासी तौर पर इतना बंधक बना लिया है कि राजनीतिक विफलता के साए में आजादी और देशद्रोह पर भी बहस कराने की तैयारी शुरू हो चली है। ये तो केवल इस देश में है कि राष्ट्रवाद बुरा शब्द है, ये विवाद खड़ा करने की ये एक प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रवाद बुरा शब्द है या नहीं है, लेकिन एक सवाल तो है कि संविधान में अगर सेकुलर लिखा है तो संविधान को मानिए, या फिर कह दिया जाए कि बीच का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन एक कदम और आगे बढ़ाइए और कल्पना जरा शुरू कीजिए कि क्या वाकई मौजूदा वक्त में सवाल देशद्रोह का है या असहिष्णुता का है, आजादी का है या सहिष्णुता का है। ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के आईने में अगर अतीत के पन्नों को टटोलिएगा तो बहुत सारे सच ऐसे निकल कर आएंगे, मौजूदा वक्त में लगेगा उस वक्त इन्हें देशद्रोह क्यों नहीं कहा गया। जरा देखिए इस रिपोर्ट को। हिल रहा है देश कुत्सा के जिन आघातों से, वे नाम तुम्हें ही नहीं सुनाई पड़ते हैं। निर्माण के प्रहरियों, तुम्हें ही चोरों के काले चेहरे क्या नहीं दिखाई पड़ते हैं? ये राष्ट्रकवि दिनकर ने नेहरू की सत्ता को लेकर लिखा था। और कल्पना कीजिए, नेहरू के कहने पर बकायदा राज्यसभा में रेशमी नगर नाम की इस कविता का पाठ दिनकर ने किया। और अब सवाल है, मौजूदा वक्त में कोई कवि इस तरह लिखेगा तो क्या होगा? सोशल मीडिया से लेकर टीवी स्क्रीन पर ही नहीं, बल्कि सरकार भी उसे देशद्रोह तो करार ही दे देगी और लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद का अपमान इसे माना जाएगा। तो क्या मौजूदा मामला सिर्फ सहिष्णुता या असहिष्णुता का है?
या फिर एक ऐसी राजनीतिक शून्यता का जिसमें सत्ता का इशारा भर किसी को लाभ पहुंचाकर देशभक्ति का तमगा दे देता है, या देशद्रोह करार देकर एक ऐसे चक्रव्यूह में उलझा देता है जहां गुलमेहर सरीकी लड़की को दिल्ली छोड़ना पड़ता है और उसकी मां से लेकर दादा तक की आंखों में खौफ के आंसू रेंगते हैं कि कहीं कुछ गलत उनकी बेटी के साथ हो न जाए। बेटा चलेगा, ज्यादा से ज्यादा उसको ये मार ही लेंगे ना, और क्या कर सकते हैं। किसी की जिंदगी छीन लेना ना जी, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है लाइफ का, चाहे कोई भी हो, चाहे एवीपी है या कोई भी है। लेकिन सुनो तो सही बेटी क्या बोल के रही है। तो क्या देशद्रोह को लेकर जो आवाज हरियाणा के मंत्री तक उठा रहे हैं, वो लोग जो गुरमेहर के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रो पाकिस्तानी हैं। ऐसे लोगों को तो देश से उखाड़ के बाहर फेंक देना चाहिए। वो संविधान से अनजान है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक की जानकारी उन्हें नहीं है, या फिर सोशल मीडिया को भी राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना हर नेता मंत्री सीख चुका है, क्योंकि बरस भर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह की साफ व्याख्या की। देशद्रोह की धाराएं तभी लगाई जा सकती हैं जब किसी अभियुक्त ने हिंसा करने के लिए लोगों को उकसाया हो या फिर जनजीवन प्रभावित करने की कोशिश की हो। तो फिर इन नारों के अक्स में ही सुप्रीम कोर्ट की देशद्रोह की व्याख्या कहां फिट बैठती है, और ये सवाल क्यों उठा कि देशद्रोह को लेकर नए कानून की बात सरकार सोचे। The law ministry and the home ministry, after proper consultation, whatever they feel appropriate, they bring a bill. यानी मोदी सरकार के कैबिनेट स्तर के मंत्री जब ये जानते हैं कि कानून मंत्रालय और गृह मंत्रालय को ही इस पर काम करना है, और संयोग से दोनों ही मंत्री आज पूर्वी यूपी के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, तो फिर किसी कैबिनेट मंत्री के इस तरह के सवाल उठाने का मतलब है क्या। और इससे पहले याद कीजिए गृह राज्य मंत्री रिजिजू ने क्या कहा। और ये वही लोग हैं जो हमारा जवान जब शहीद होते हैं, हमारे जवान आतंकवादियों का गोली में मारे जाते हैं, तो ये लोग जश्न मनाते हैं। यानी कानून बनाने वाले मंत्री, सिस्टम को ठीक से चलाने की जिम्मेदारी लिए मंत्री की रुचि छात्रों के बयान और सोशल मीडिया के हंगामे तले देशभक्ति या देशद्रोह के दायरे में क्यों सिमट रही है। क्या ये सिर्फ जनता से जुड़े मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए है, वोटों का ध्रुवीकरण कर चुनाव पर असर डालने के लिए है, या फिर छात्रों के आश्रय अपनी उपयोगिता बनाए रखने के लिए है। हो जो भी, लेकिन राजनीतिक अंधेरा ही कैसे देश के लिए सड़क से उजाला फैला रहा है, और राजनीति के आगे संविधान के माथत संस्थान ही कैसे हाशिए पर है। आइए जरा इसे भी परख लें। तो वाकई बीच का रास्ता नहीं होता, और शायद इसीलिए अगर बीच का रास्ता नहीं होता फिर सिस्टम क्या काम नहीं कर रहा। मौजूदा वक्त में सियासत सब कुछ अपने तरीके से चलाना चाहती है, ये सवाल क्यों। आइए इस रिपोर्ट को जरा देखते हैं, तब कुछ और धुआं साफ होगा। कौन सा हंगामा सही है, ये जनता को चुनना है, और सड़क के इस हंगामे में किसकी देशभक्ति और किसका देशद्रोह, ये राजनेताओं को तय करना है। क्योंकि पुलिस प्रशासन और अदालत के सामने कानून की किताब भी है और संविधान की बंदिशें भी। तो क्या मौजूदा सड़क का हंगामा सिर्फ हंगामा है, या ये छात्रों के साथ राजनीतिक खिलवाड़। ये सवाल इसलिए क्योंकि जब राजनीति ही सारी लकीरें खींच रही हो, तो ऐसे में दो हालातों को आपको दिखलाते हैं। एक तस्वीर छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के सना गांव की, और दूसरी तस्वीर राजस्थान के श्री गंगानगर के सूरतगढ़ की। छत्तीसगढ़ की तस्वीर बताती है कैसे एक महिला ने अपने गहने गिरवी रखकर सैकड़ों टॉयलेट बनवा लिए, और राजस्थान की तस्वीर बताती है कैसे 2 बरस पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को हेल्थ सॉइल कार्ड बांटकर मिट्टी की जांच के लिए लेबोरेटरी बनवाने का ऐलान कर दिया था। लेकिन 2 बरस बाद भी हालात जस के तस है। जी, ये इमारत सूरतगढ़ के सॉइल टेस्ट की लेबोरेटरी की है, सिर्फ ईंट की इमारत और कुछ भी नहीं। लेकिन 19 फरवरी 2015 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने ही किया था, और लेबोरेटरी बन जाएगी इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया था। लेकिन अब किसान क्या करें। ये मेरा जो कार्यालय है सूरतगढ़ का, हमें यहाँ चक्कर काट के थक गया। न तो यहाँ पे कोई कार्ड बनाया जा रहा है, न कोई जांच हो रही है, इनके पास कोई उपकरण भी नहीं है। लेकिन घोषणाएं सरकार में बैठे मंत्री संतरी सभी करते हैं, पर ये सिर्फ घोषणाओं तक ही सीमित रह गई, और कहीं भी इस तरह की लैब टेस्टिंग या इस तरह की कोई जागरूकता पैदा नहीं हो जिससे किसानों को फायदा मिले।
और वहीं हाल में शुरू करने वाले विकासशील किसान भी सरकार की इस निष्क्रियता से खासे नाराज हैं। उनका कहना ये योजना शुरू हो जाती तो काफी राहत मिलती कि हम सॉइल लैब लगाएंगे, सॉइल टेस्ट करेंगे, जिससे मिट्टी का पता चलेगा और किसानों की उपज बढ़ेगी। उनकी घोषणा बहुत ही करार हुई, इतने पैसे बर्बाद कर दिए उस प्रोग्राम पर, कुछ भी नहीं किया, ना कुछ कोई लैब लगी है, ना कोई टेस्ट हुआ है, ना ही लोगों में जागरूकता है इस बारे में। और जब हमारे संवाददाता लैब पहुंचे तो वहां अधिकारियों से संपर्क किया तो उनका कहना है बिल्डिंग तो बन गई थी लेकिन उपकरण नहीं है, तो फिर जांच की शुरुआत हो तो कैसे हो। आप सूरतगढ़ में 6200 नमूने प्राप्त हुए, मृदा नमूने प्राप्त हुए, जिसमें से 3692 का विश्लेषण किया जा चुका है। तो क्या सत्ता सिर्फ ऐलान करती है, कोई सिस्टम काम नहीं करता? क्योंकि दूसरी तरफ देश की जनता को अब खुद ही सारे हालातों को संभालना है। यानी सत्ता का काम है ऐलान करना और जनता कैसे देश के लिए अपनी सुख सुविधा काट कर काम करती है, ये उसका एक नजारा है। टॉयलेटों की कतार, जी इसलिए नहीं कि ये टॉयलेट है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस गांव की महिला पंच ने व्यक्तिगत दिलचस्पी लेकर अपने गांव को खुले में शौच मुक्त बनाने की ठान ली और 2 महीने के भीतर सैकड़ों टॉयलेट बनवा दिए, वो अभी सरकारी रकम से नहीं बल्कि खून पसीने की कमाई से। हालांकि बाद में सरकारी खजाने से उन टॉयलेट के निर्माण लागत जारी जरूर कर दी गई, लेकिन टॉयलेट बनाने में इस महिला ने अपने गहने तक गिरवी। करीब 800 जनसंख्या वाले सना गांव में अब ऐसा कोई घर नहीं बचा जहां टॉयलेट ना हो। गांव का हर शख्स राहत की सांस अब लेता है। घर घर में बन गया है शौचालय, तो जाके अपना यूज कर रहे हैं सारे, और साफ सफाई भी बढ़िया हो रहा, नहीं तो कहीं भी जाके बैठ जाते थे वो। तो काजल अब प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान का खास हिस्सा बन चुकी है, लेकिन